हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी तक हमने जो सीखा है वो है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंटिंग पीरियड का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की जानकारी पाने के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, और उसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लो दैट इज़ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। अभी तक तो हम कैश एट बैंक और कैश इन हैंड के बारे में ही सुनते थे, लेकिन अब यहाँ इस चैप्टर से हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। इसमें 4 चीज़ें मुख्य तौर पर आती हैं। पहला है कैश एट हैंड, और दूसरा है कैश एट बैंक, फिर तीसरा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, और फोर्थ है करंट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और करंट इन्वेस्टमेंट्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसलिए माना गया है क्योंकि ये बहुत क्विकली और बहुत ही जल्दी से ये कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है अक्रॉस द टेबल। आप बस इसे जाकर के जैसे पोस्ट ऑफिस में या कहीं पर भी जाकर के आप इसे कैश में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये कैश के बराबर ही इसे माना गया है। सो ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन में हमें 2 साल का बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, और हमें बताना रहता है कि फर्स्ट ईयर के बैलेंस शीट के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से का जो बैलेंस है वहाँ से कंपनी नेक्स्ट ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस तक कैसे पहुँच गया। तो इसे हम एक स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और यही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब यहाँ आप ये भी समझ लीजिए कि कैश इनफ्लो किसे कहते हैं। कैश इनफ्लो जो है ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमारे कैश को बढ़ाता है, ये है कैश इनफ्लो। और कैश आउटफ्लो है ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमारे कैश को कम करता है, तो ये कैश आउटफ्लो होता है। अब कैश इनफ्लो जैसे कि सेल ऑफ एसेट्स, तो ये क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया, क्योंकि एसेट्स को कंपनी ने बेच दिया और बदले में कैश ले लिया। लेकिन अगर हम कोई एसेट्स एक्वायर करते हैं, कंपनी कोई एसेट्स जैसे ज़मीन या बिल्डिंग वगैरह ख़रीदती है, तो ये कैश आउटफ्लो कहलाता है, क्योंकि बिल्डिंग ख़रीद लिया है तो आपने कैश दे दिया, पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हमें सोचना है कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिससे कि कैश कंपनी को रिसीव होता है, वो कैश इनफ्लो है, और ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश का पेमेंट होता है तो वो कैश आउटफ्लो होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो सिलेबस में नहीं है, और इनडायरेक्ट मेथड से ही हमें चैप्टर को सॉल्व करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो को 3 मेन हेड्स में शो किया जाता है। फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, इसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन फर्स्ट हेड जो है जिसमें हमको कैश फ्लो को कैटेगराइज किया गया है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और दूसरा हेड होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों को हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है और उसका ग्रैंड टोटल करना है, और इसके टोटल को हम कहते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इतना तक पहुंच जाने के बाद हम इसमें करते हैं ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है
बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो हम इसमें ऐड करते हैं। अब जो अमाउंट आता है ये हमारा रहता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये दोनों ही अमाउंट बैलेंस शीट में दिया होता है, ये दोनों ही अमाउंट बैलेंस शीट में रहता है और यही हमारा आंसर रहता है। लेकिन मेन बात ये रहती है कि हमें ये तीनों हेड्स को अलग अलग कैलकुलेट करना रहता है। और अभी अभी हमने देखा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है, तो वो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। सो ये तो समरी हो गई कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जिसमें हमें इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। लेकिन इन एक एक पॉइंट्स के डिटेल बहुत सारे हो सकते हैं। चैप्टर में बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे ही समझना है और तब जा कर के कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी तरीके से समझ में आएगा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें 3 डिफरेंट हेड्स में कैश फ्लो कैलकुलेट करना रहता है। लेकिन इन 3 डिफरेंट हेड्स के पहले भी एक सिचुएशन होता है जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसका कैलकुलेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता है। इसका कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में किया जाता है, वर्किंग नोट्स में इसका कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन बिना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट किए कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू नहीं हो सकता। सो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं और फिर इस अमाउंट से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट का कैश फ्लो डिटरमाइन करते हैं। फिर उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और एज अ रिज़ल्ट हमारे को आंसर आ जाता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना है कि कैसे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करें, तो इसे भी हमको समझना है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्वेश्चन में दिए हुए इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो हमें क्या करना है, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये दिया हुआ है तो हमें क्या करना है। तो 2 हेड्स हैं जिसे हमें क्वेश्चन में फिगर आउट करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से है या सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से है। सो प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है ये एक तरीके का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है। लेकिन सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट के बाद जो एप्रोप्रिएशंस किया जाता है, एप्रोप्रिएशंस किया जाता है नेट प्रॉफिट का इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ये सब करने के बाद जो बैलेंस बचता है और वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है उसे हम कहते हैं सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन खोजना रहता है कि कौन सा वाला प्रॉफिट दिया हुआ है जहाँ से हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। ये वाला प्रॉफिट दिया है जो कि सीधा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, ये दिया हुआ है, या एप्रोप्रिएशन करने के बाद वाला सरप्लस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो दोनों का अप्रोच अलग अलग होगा। तो लेट अस सी दीज 2 अप्रोचेस वन बाय वन। तो पहले हम पॉइंट ए को डिस्कस कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम व्हेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन। सो क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा और इसमें हमें ऐड करना है 2 आइटम्स ऐड करना है। फर्स्ट आइटम है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अगले साल के लिए हमने इनकम टैक्स का प्रोविज़न जो इस साल बनाया है वो हमें ऐड बैक करना है। और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू एक्सपेंसेस एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। ये दोनों आइटम को हमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद
जो अमाउंट आएगा उसमें हमें कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट भी करना है। और जो दो आइटम हमें लेस करना है वो है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये जो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है वो इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, इसलिए इसे हम यहाँ से लेस कर देंगे। और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम्स हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए होंगे उसे भी हमें लेस कर देंगे। सो इन दोनों अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा, अब ये जो फाइनल प्रॉफिट है ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। और इसी प्रॉफिट से कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत होगी। इतना जो पोर्शन रहेगा ये हमें वर्किंग नोट्स में अलग से शो करना होगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है। तो ये था पॉइंट ए, जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो। अब हम देखेंगे पॉइंट बी, जिसमें सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा और हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। ये जो सरप्लस है ये बैलेंस शीट के रिज़र्व एंड पेमेंट कॉलम में दिखाई देता है और इसमें जो प्रॉफिट है वो उससे रिज़र्व और डिविडेंड जो है वो डिडक्ट हो चुका है। सो रिज़र्व और डिविडेंड डिडक्ट होने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो सरप्लस कहलाता है और ये रिज़र्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता है बैलेंस शीट के। ये डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। मतलब करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको इस साल का सरप्लस पता चल जाएगा। सो सरप्लस में हम ऐड करेंगे डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो डिविडेंड इस साल पे हो रहा है ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है जो पिछले साल अप्रूव हुआ था, जो पिछले साल सजेस्ट हुआ था, लेकिन इस साल के एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बता करके इसे फाइनलाइज करके पेमेंट किया गया है। और ये एक कैश आउटफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसलिए इसे यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर को भी हम यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे और क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हेड में फिर लेस कर देंगे। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व मतलब ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, और इसमें कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है, इसलिए इसे हम सरप्लस में ऐड कर देंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोविज़न है, टैक्स पेमेंट नहीं है, ये एक सिर्फ प्रोविज़न है, इसमें ना कैश इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, इसलिए इसे भी सरप्लस में ऐड कर देंगे। और फिर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम जो कि एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस से सब्ट्रैक्ट हुआ था उसे हम वापस ऐड बैक कर देंगे और इस तरीके से हमारा प्रॉफिट जो है इन सारे आइटम्स से बढ़ जाएगा। लेकिन हमें कुछ आइटम्स को सब्ट्रैक्ट भी करना है यानी लेस भी करना है। और फर्स्ट अमाउंट जो हमें लेस करना है वो है रिफ़ंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के इनकम टैक्स पेड का रिफ़ंड है इसलिए इसे हम लेस कर देंगे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्रेडिट के साइड लिखा जा चुका है इसलिए हमारा प्रॉफिट इससे बढ़ गया था तो इसे हम लेस कर देंगे। और दूसरा है कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हुआ है उसे भी हम लेस कर देंगे। अब जो प्रॉफिट आएगा वही रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, और इसी प्रॉफिट से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा। तो चैप्टर में हमें पहले डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स सीखना होगा, पहले इसको सीखेंगे, फिर जाकर के हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो हेड्स हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं इनके तरफ ध्यान देंगे। सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट इट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो हम न्यूमेरिकल्स से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स हमें कैलकुलेट करना है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ MAH लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020।
इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 का इन्फॉर्मेशन दिया है। ये है प्रीवियस ईयर और 2020 जो है वो है करंट ईयर। और इसमें दिया है सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। करंट ईयर का है 10 लाख और प्रीवियस ईयर का है ₹5 लाख। और डिविडेंड पेएबल करंट ईयर का है 50,000 एंड प्रीवियस ईयर का है नील। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है प्रोपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020 आर ₹4 लाख एंड ₹5 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रिपेयर द नोट टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। सो यहाँ क्वेश्चन में बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें सरप्लस दिया है, और ये जो सरप्लस है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बाद यहाँ पर आता है। मतलब इसमें रिज़र्व और डिविडेंड वगैरह सब माइनस होने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो सरप्लस के रूप में इक्विटी एंड लाइबिलिटी के साइड में शो होता है। तो हमें इसमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कुछ इन आइटम्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट हो सके। So let us see the solution. Solution 5, calculation of net profit before tax and extraordinary items. क्वेश्चन में दिया है सरप्लस, सो हम लिखेंगे सरप्लस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस पहले लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस मतलब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का है 10 लाख। इसमें लेस करेंगे सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन में दोनों ही बैलेंस दिया हुआ है ₹5 लाख। इसे लेस कर देंगे और हमको करंट ईयर का सरप्लस पता चल जाएगा। और इसमें हम ऐड करेंगे प्रोपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का, जो कि ₹4 लाख है। और हम करंट ईयर का 5 लाख जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये अगले साल के लिए होगा, अगले साल इसका पेमेंट होगा। अभी जो होता है ये करंट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के रूप में शो होता है नोट्स टू अकाउंट में, और इसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस में जगह नहीं मिलती है। एज अ रिज़ल्ट जो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड है वो करंट ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर में पेमेंट होता है, इसलिए उसे हम यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे। और ये एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लेस करेंगे। और क्वेश्चन में जो डिविडेंड पेएबल दिया हुआ है ₹50,000 वो इस 4 लाख का ही हिस्सा है। मतलब 3,50,000 जो है वो पे हो चुका है और अभी भी 50,000 पे करना बाकी है, इसलिए वो यहाँ इंक्लूडेड है और उसे दोबारा हम इसमें फिर से इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो आंसर आ गया 9 लाख हमारा आंसर है, जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। So this is the solution. Now let us see question number 6. Following is the extract from the balance sheet of Z Limited. Equities and liabilities में दिया हुआ है 31 March 2020 that is current year and 31 March 2019 that is previous year. Equity share capital दिया है ₹8 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर भी करंट ईयर में 6 लाख है और प्रीवियस ईयर में भी 6 लाख है। सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर का 7,20,000 है और प्रीवियस ईयर का 4 लाख है। मतलब अगर हम इनको माइनस करेंगे तो करंट ईयर का हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा जो कि 3,20,000 है। और अनपेड डिविडेंड दिया है 20,000, मतलब
जो प्रोपोज्ड डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, उसमें से 20,000 अभी भी पेमेंट के लिए बाकी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है proposed dividend on equity shares for the year ended 31st March 2018-19 and 19-20 are rupees 1,60,000 and rupees 2 lakh। ये करंट ईयर का है इसलिए इसे इग्नोर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का है, इसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जगह मिली होगी, इसलिए हम इसे प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। और इसी का हिस्सा 20,000 है, इसलिए इसे टोटली हम इग्नोर करेंगे। इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹40,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड। इंटरिम डिविडेंड है 40,000 का, और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। नाउ क्वेश्चन में जब इक्विटी शेयर डिविडेंड पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर भी डिविडेंड पेमेंट हो गया है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही होता है कि डिविडेंड पेमेंट में उनको इक्विटी शेयर के मुकाबले प्रेफरेंस दिया जाए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी पे कर चुके हैं, तो हमें इसको भी कंसिडर करना होगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 6, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन में सरप्लस दिया हुआ है, सो हम सबसे पहले सरप्लस लिखेंगे। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹7,20,000, और इसमें लेस करेंगे, लेस सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹4 लाख। इन दोनों को लेस करेंगे तो करंट ईयर का दैट इज़ 3,20,000 सरप्लस हमें पता चल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 2018-19। सो प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर 2018-19 जो कि प्रीवियस ईयर का है, इसे हम ऐड करेंगे। और करंट ईयर का हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर वो अप्रोप्रिएट होगा प्रॉफिट एंड लॉस से। इस साल वो बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में ही शो होगा, क्योंकि अभी तक उसको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं मिला है, और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल एनुअल जनरल मीटिंग में नेक्स्ट ईयर होगा, और तब जा कर के उसका पेमेंट होगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस में जगह पाएगा। लेकिन ये जो पिछले साल का है वो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस होगा, इसलिए इसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया गया है साल के बीच में, उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और ये भी लेस कर देंगे। और थर्ड चीज़ जो इसमें ऐड होने वाली है वो है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये जो डिविडेंड है ये इक्विटी शेयर का डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड, क्योंकि ये प्रपोज होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का तो पहले से ही पता रहता है कि उनको 10% देना है, और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर डिविडेंड के पहले दिया जाता है। और क्वेश्चन में इक्विटी शेयर डिविडेंड दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी दिया जा चुका है। सो लास्ट ईयर का ही देंगे हम, 2018-19 का, और 6 लाख का है ये। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6 लाख का, और उस पर हमको 10% डिविडेंड देना है, मतलब 60,000 रुपीज़ हम ऐड बैक करेंगे। अब जो अमाउंट आएगा वो है 5,80,000, और यही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसी पॉइंट से
कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है और हमें इसका कैलकुलेशन नोट्स के रूप में, वर्किंग नोट्स के रूप में शो करना होता है, इसलिए इसे अलग से सीखते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से प्रिपेयर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ बराक लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है और हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए हमें रिजर्व एंड सरप्लस पे ध्यान देना है। और बैलेंस शीट में हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का डिटेल देखना है नोट्स टू अकाउंट में, क्योंकि यहाँ नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है। सो लेट अस सी द लोअर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लोअर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारे पास आता है कि ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है उसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स है, तो हमें इसको भी ध्यान देना है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 and 2020 are rupees 50,000 and rupees 75,000 रेस्पेक्टिवली। सो हमें प्रीवियस ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड को ही कंसिडर करना है, क्योंकि करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो नेक्स्ट ईयर पेमेंट होगा उसका, और ये इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन प्रीवियस ईयर वाला आता है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे कंसिडर करेंगे। फिर नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,000, तो ये तो ऑलरेडी पेड है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया गया है, तो इसे भी हम लेस कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ओके, लेट अस सी नाउ सॉल्यूशन 7, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में हम सबसे पहले लेंगे सरप्लस। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर पहले लेंगे, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ₹2 लाख, और इसमें लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस, दैट इज सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹1,45,000। इन दोनों को लेस करेंगे तो करंट ईयर का सरप्लस पता चल जाएगा, दैट इज़ 55,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे, फर्स्ट है प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, और प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो 50,000 है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020 का हम ऐड करेंगे, दैट इज़ क्लोजिंग 50,000, और ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ₹10,000, और फिर ऐड करेंगे proposed dividend, proposed dividend of previous year, proposed dividend of for the year ended 31 March 2019, मतलब ओपनिंग वाला हम ऐड करेंगे, और ओपनिंग वाला है ₹50,000। बस इतना ही, इतना को ऐड करने से आ जाएगा ₹1,65,000, और यही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। So this is the solution. Now let us see question number 8. From the following information calculate net profit before tax and extraordinary items. Surplus, ओपनिंग सरप्लस दिया हुआ है ₹1 लाख का, क्लोजिंग सरप्लस दिया हुआ है ₹3,60,000 का, डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर ₹72,000, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹90,000, ट्रांसफर टू रिजर्व ₹1 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स for the current year ₹1,50,000, refund of tax ₹3,000, and loss due to earthquake ₹2 lakh, and finally insurance proceeds from
अर्थक्वेक डिज़ास्टर सेटलमेंट ₹1,00,000। यहाँ पर ये जो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है और ये इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिज़ास्टर, यही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स हैं। अदर देन जो हम पढ़े हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स भी आता है, तो वो ये दोनों है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 8, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स में सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे पहले। क्लोजिंग बैलेंस है ₹3,36,000 लेस सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस को लेस करेंगे, जो कि 1,00,000 है। तो करंट ईयर का आ जाएगा ₹2,36,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹72,000। फिर इंटरिम डिविडेंड भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों आइटम, ये जो आइटम्स हम यहाँ ऐड कर रहे हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, इसलिए उनको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे। तो यहाँ से हटा देंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे। रिज़र्व, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व है, और ये रिज़र्व एक नॉन कैश आइटम होता है, ये बस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। रिज़र्व बनाने के लिए कंपनी को किसी को पेमेंट देना नहीं पड़ता या पेमेंट रिसीव नहीं करती कंपनी, इसलिए इसे वापस ऐड बैक करेंगे बिकॉज इट इज़ ए नॉन कैश ट्रांजैक्शन। देन प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स फॉर करेंट ईयर, फॉर करेंट ईयर है ₹1,50,000 का, वो भी ऐड कर देंगे। फिर क्वेश्चन में दिया है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इसलिए है क्योंकि ये कभी कभी होता है और ये एक रेगुलर फीचर नहीं है, एक सामान्य घटना नहीं है, इसलिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। इसके कारण हुआ लॉस जो है वो हर साल होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम समझा जाता है। और इसे वापस, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इससे प्रॉफिट कम हो गया है, तो इसे हम वापस बढ़ा देंगे। अब इनको सबको ऐड करने से अमाउंट आएगा ₹8,48,000। अब हम इसमें लेस कर देंगे टैक्स रिफंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स दिया है क्वेश्चन में ₹3,000 का, इसे हम लेस कर देंगे क्योंकि ये जो टैक्स रिफंड है ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर जो हमने टैक्स पे किया था उसका रिफंड इस साल मिला है, तो इसे हम लेस कर देंगे। और दूसरा है इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। सो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, ये इसी अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ये है ₹1,00,000 का, इसे भी हम लेस कर देंगे। अब इन दोनों आइटम्स को लेस करने से अमाउंट आ जाता है ₹7,45,000, और यही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। Now question number 9. From the following information calculate net profit before tax and extraordinary items. ओपनिंग सरप्लस माइनस में दिया हुआ है -2,00,000 और क्लोजिंग सरप्लस ₹6,72,000।
Dividend paid in current year, that is last year's proposed dividend, rupees 1,44,000. Interim dividend paid during the year, rupees 1,80,000. Transfer to reserve, rupees 2 lakh. Provision for tax for the current year, rupees 3 lakh. Refund of tax, rupees 6,000. Loss due to earthquake, rupees 4 lakh. And insurance proceeds from earthquake disaster settlement, rupees 2 lakh. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर है, बस अमाउंट में फ़र्क है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. नाउ सॉल्यूशन 9, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में रुपीज़ 6,72,000 का. इसमें लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस -2 लाख का है. सो 6,72,000 -2 लाख, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपस में, और आंसर आ जाएगा 8,72,000. मतलब करंट ईयर का जो सरप्लस है वो 8,72,000 का है. अब इसमें ऐड करेंगे डिविडेंड पेड. डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है जो इस साल अप्रूव हुआ है शेयर होल्डर्स से और पेमेंट हुआ है, इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे. ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इसलिए इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे. फिर इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड रुपीज़ 1,80,000. फिर ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, दिस इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. इसके लिए कोई पेमेंट किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कैश इनफ्लो भी नहीं है, कैश आउटफ्लो भी नहीं है. सो इसे ऐड बैक करेंगे. एंड देन प्रोविज़न फॉर टैक्स. प्रोविज़न फॉर टैक्स भी प्रोविज़न मात्र है, इससे भी कोई पेमेंट या रिसीव नहीं होता कैश. नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक. ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, और इसे एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रेगुलर फीचर नहीं है. हर साल अर्थक्वेक होगा ऐसा नहीं है, ये कभी कभी हो जाता है, इत्तेफाक से हो जाता है. 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में एक बार ऐसा होता है, इसलिए ये एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस है, इसलिए उसे ऐड बैक करेंगे. अब इसमें हम लेस करेंगे, लेस टैक्स रिफंड. टैक्स रिफंड रुपीज़ 6,000 एंड इंश्योरेंस प्रोसीड्स. ये जो अर्थक्वेक से नुकसान हुआ था उसका इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिला है, सो ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, सो इसे हम लेस कर देंगे. अब जो फाइनल फिगर है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, जो कि 18,90,000 है. मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अगर आपको कुछ डाउट है या कोई सजेशन है, सो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.